जैसे कि अपन बात कर रहे थे यहाँ पर विज्ञान में अपन ने बात की थी यहाँ पर रसायन विज्ञान की। क्या है रसायन विज्ञान? रसायन विज्ञान की परिभाषाओं के साथ में अपन ने रसायन विज्ञान की खोज भी देखी थी। रसायन विज्ञान की खोज किसने की थी, किस प्रकार हुई थी? यहाँ पर रसायन विज्ञान के मुख्य तत्व क्या क्या हैं, यौगिक क्या हैं, उनके बारे में अपन यहाँ पर बात कर ली थी। उसके बाद में अपन ने तत्वों की भौतिक अवस्था यानी कि पदार्थों की भौतिक अवस्थाओं के बारे में बात की थी। भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, उनको एक रूप से दूसरे रूप में यहाँ पर किस प्रकार यहाँ पर रूपांतरित किया जा सकता है। ठोस द्रव्य गैस क्या है, उनके बारे में अपन ने यहाँ पर देख लिया था। ठोस द्रव्य गैस के बारे में अपन ने अलग अलग डिफाइन करके देखा था यहाँ पर कि किस प्रकार यहाँ पर इनमें अंतर समझा जा सकता है। आज बात करेंगे अपन यौगिक के बाद में यहाँ पर जो बात चल रही थी अपने मिश्रण की, यानी कि मिश्रण क्या है। मिश्रण में अपन ने यहाँ पर ये देखना है कि सबसे पहले मिश्रण की डेफिनेशन क्या होती है। तो बात करें अपन मिश्रण की, तो मिश्रण होता क्या है कि पदार्थों का यानी कि असमान यहाँ पर अनुपात में यदि कोई भी तत्वों को यदि आपस में मिला दिया जाए तो वो यहाँ पर क्या कहलाता है, यानी मिश्रण कहलाता है। यानी कि तत्व असमान मात्रा में यहाँ पर या अलग अलग क्वालिटी यदि उसकी हो तो उसको मिला दिया जाए तो वो मिश्रण बन जाता है। और मिश्रण यदि देखा जाए तो मिश्रण है वो दो प्रकार का होता है यहाँ पर, यानी कि इसके टाइप ही यदि देखे जाए तो वो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। जिसमें पहला प्रकार यदि देखा जाए तो वो है अपना समांगी मिश्रण, पहला समांगी मिश्रण। और दूसरा यदि देखा जाए तो वो है विसमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या है और विसमांगी मिश्रण क्या है, इनकी शॉर्ट में यदि अपन डेफिनेशन देखें तो समांगी मिश्रण का मैं एक एग्जांपल के द्वारा आपको बताऊं कि पानी में यदि मैंने यहाँ पर चीनी मिला दी, यदि पानी में यहाँ पर यदि आप देखो तो नमक मिला दिया, यदि पानी में यदि देखो तो दूध मिला दिया, ये तीनों एग्जाम्पल जो हैं वो यहाँ पर समांगी मिश्रण के। दूसरी मैं बात करूँ कि कॉपर है, कॉपर में यदि टिन यदि मिला दिया जाए, यदि कॉपर में यहाँ पर SN टिन मिला दिया जाए तो यहाँ पर धातु आपस में मिल जाती हैं। पर कॉपर में यदि गंधक मिला दी जाए तो गंधक मिलाने के फलस्वरूप यहाँ पर दूसरा प्रकार का मिश्रण बन जाता है, जिसे अपन कौन सा मिश्रण कहते हैं, विसमांगी मिश्रण कहते हैं। ये समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण के बारे में अपन यहाँ पर बात करें तो उसमें सबसे पहले यदि बात करें समांगी की तो परिभाषा देखो कि वह मिश्रण जिसमें प्रत्येक भाग में उसके अवयवी पदार्थों का संगठन, यानी कि अवयवी पदार्थ यदि इसमें देखें, अवयवी पदार्थों का संगठन। समांगी मिश्रण की बात करें अपन, जिसमें अवयवी पदार्थों का संगठन यदि अपन देखेंगे तो संगठन और गुण यदि देखे जाएं तो समान होते हैं। और संगठन व गुण समान यहाँ पर पाए जाते हैं, वो क्या कहलाता है, यहाँ पर समांगी मिश्रण कहलाता है। जिसके एग्जांपल अपन ने देख लिया, पानी और चीनी आपस में घुलनशील, पानी नमक घुलनशील, पानी दूध घुलनशील। यहाँ पर कॉपर और स्टेनलेस यदि देखे जाए तो वो आपस में यहाँ पर घुलनशील होते हैं, मिल जाते हैं, आपस में ऐड हो जाते हैं। बल्कि कॉपर के साथ में गंधक मिला दी जाए तो वो विसमांगी मिश्रण के अंतर्गत आता है। दूसरी विसमांगी मिश्रण की यदि परिभाषा अपन देखें तो यहाँ पर इसी के जस्ट विपरीत कि इसमें अवयवी पदार्थों का संगठन व गुण, यहाँ पर तो देखा था अपन ने समान, बल्कि यहाँ पर क्या होता है, असमान, यानी कि अलग अलग यदि पाया जाता है तो वो विसमांगी मिश्रण कहलाता है। अब विसमांगी मिश्रण के बाद में यदि अपन जस्ट ही देखें कि विसमांगी मिश्रण के बाद में यहाँ पर क्या है, तो वो पदार्थों के अवयवी कण आ जाते हैं। तो पदार्थों के अवयवी कण जो हैं वो कौन कौन से हैं, पदार्थों के अवयवी कण। तो पदार्थों के अवयवी कण जो हैं उनको दो पार्ट में अपन ने यहाँ पर डिवाइड कर रखा है। वो दो पार्ट जो हैं उसमें पहला आता है अपना अणु और दूसरा आता है अपना परमाणु। अणु और परमाणु क्या है उसके बारे में यदि अपन देखें तो शॉर्ट में मैं डेफिनेशन बताऊं, यानी कि प्रकृति में पाया जाने वाला सूक्ष्मतम कण। पहले तो ये देखो सूक्ष्मतम कण, यानी कि सबसे छोटे कण यहाँ पर बात करें, छोटे से छोटे कणों की बात करें तो अणु में सूक्ष्मतम कण है वो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। यानी कि सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में
स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, पर रासायनिक अभिक्रियाओं में, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं ले सकता। क्या कहलाता है यहाँ पर? अणु कहलाता है। यानी कि इसकी डेफिनेशन यहाँ पर मैंने यहाँ ये लिख दी है कि प्रकृति में पाया जाने वाला वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है लेकिन रासायनिक अभिक्रियाओं में यहाँ पर भाग नहीं ले सकता है, वो क्या कहलाता है? यहाँ पर अणु कहलाता है। उसके बाद में यदि अपन बात करें तो दूसरा है यहाँ पर अपना परमाणु। परमाणु की परिभाषा जस्ट ही इसी के साथ में अपन लिखेंगे कि प्रकृति में पाया जाने वाला कौन सा कण? सूक्ष्मतम कण है, जो यहाँ पर इसमें तो लिख रखा है मैंने स्वतंत्र अवस्था में, सूक्ष्मतम कण इसमें अस्वतंत्र अवस्था में, अस्वतंत्र अवस्था में। अस्वतंत्र अवस्था के साथ में यदि देखेंगे तो यहाँ पर ये रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग ले सकता है, पर इसमें परमाणु की परिभाषा में क्या लिखेंगे कि प्रकृति में पाया जाने वाला सूक्ष्मतम कण जो अस्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है और रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं ले सकता, क्या कहलाता है? यहाँ पर परमाणु कहलाता है। इस परमाणु के बाद में अपन आप आगे और भी बात करेंगे। क्या है परमाणु? अभी बात चल रही है अपने परमाणु और अणु की। परमाणु और अणु से बाद में अपन यदि अपन बात करें, पहले अभी जस्ट ही देखा था अपन ने मिश्रण। ये मिश्रण है वो किस प्रकार बनाता है, यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थ अपन ने यहाँ पर मिला दिए तो उससे मिश्रण का निर्माण हो गया। पर यदि आपसे कोई पूछे कि इन मिश्रणों को, यानी कि मिश्रण जब बन जाता है तो इन मिश्रणों का पृथक्करण है वो किस प्रकार यहाँ पर किया जाता है, तो मिश्रणों को पृथक्करण की विधियाँ यहाँ पर अपन देखेंगे। तो अगला पॉइंट होगा अपना मिश्रणों का पृथक्करण। मिश्रणों का पृथक्करण यदि अपन देखें तो मिश्रण तो अपन ने देख लिया, पर पृथक्करण क्या है? पृथक्करण का मतलब होता है यहाँ पर अलग अलग बंटवारा करना या अलग अलग करना। किसको अलग करना है, किस प्रकार या अलग करना है, कौन सी विधियों के द्वारा यहाँ पर अलग किया जाता है, तो यहाँ पर मिश्रण है। मिश्रण जैसे मैं कहूँ कि पानी के साथ में यहाँ पर चीनी मिली हुई है या नमक मिला हुआ है, उन दोनों को यहाँ पर अलग अलग करना है, तो इनका पृथक्करण है वो कौन सी विधि के द्वारा किया जाता है। तो मिश्रणों का पृथक्करण करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले जो विधि काम में ले रहे हैं वो विधि है अपनी क्रिस्टलन। ये क्रिस्टलन विधि क्या है उसके बारे में यदि अपन बात करें तो सबसे पहला एग्जाम्पल पानी या चीनी का ही ले लें, या इसी के साथ में दूसरा एग्जाम्पल यदि अपन देखें तो पानी में यहाँ पर यदि नमक मिला हुआ है या घुलनशील, नमक तो घुलनशील होता है, तो उसका पृथक्करण यहाँ पर किस प्रकार किया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहली जो प्रोसेस काम में ली जाती है वो है अपनी क्रिस्टलन। किस प्रकार यहाँ पर अलग की जाती है, जैसे एक एग्जाम्पल के द्वारा यानी कि डायग्राम के द्वारा अपन देखें कि किसी बर्तन में यहाँ पर पानी के साथ में नमक यदि मिला हुआ है तो नमक को यहाँ पर पानी में से अलग कौन सी विधि के द्वारा किया जाता है। अपने को मालूम है, घर में भी अपन यूज़ में ले सकते हैं या कर सकते हैं, ये प्रोसेस कंप्लीट हो सकती है, अपने कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इस बर्तन को यदि अपन गर्म करेंगे तो यहाँ पर जो पानी पाया जाता है इसमें दो चीज़ हैं, एक तो पानी और पानी के साथ में दूसरी चीज़ है यहाँ पर नमक। नमक जो होता है वो तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन में है, ठोस, बल्कि पानी है वो कौन सी अवस्था में पाया जाता है, यहाँ पर द्रव्य पदार्थ की अवस्था अपन ने देखी थी, ठोस, द्रव्य और गैस, जिसमें ठोस के कण हैं वो नज़दीक होते हैं, द्रव्य के कण उससे दूर होते हैं और गैस के कण उससे भी यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, दूर पाए जाते हैं। यहाँ पर इसी पदार्थ को यदि अपन मिश्रण की बात करें तो इसी मिश्रण को यदि देखेंगे तो मिश्रण में यहाँ पर इसको गर्म किया जाता है, यानी कि हीट दी जाती है, कहने का मतलब उष्मा दी जाती है। जब उष्मा दी जाएगी तो यहाँ पर पानी के कण हैं वो यहाँ पर उष्मा पाकर यहाँ पर गर्म होते हैं और गर्म होकर यहाँ पर भाप का रूप ले लेते हैं। किससे? जैसे पानी को यदि अपन गर्म करेंगे तो वो 0 डिग्री, यदि सॉलिड कंडीशन में यदि है पानी यहाँ पर तो ठोस अवस्था में बर्फ़ के रूप में पाया जा सकता है, दूसरा द्रव्य के रूप में यहाँ पर पाया जा सकता है। वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होता है यहाँ पर जब टेम्परेचर, तो लिक्विड कंडीशन में पाया जाता है, 0 से नीचे यहाँ पर सॉलिड कंडीशन में पाया जाता है। पर जब इसी पानी को अपन 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर यदि गर्म करेंगे
तो गर्म करने के फलस्वरूप द्रव्य जो है द्रव्य पानी की बात करें, द्रव्य जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर यहाँ पर किसका रूप धारण कर लेता है, भाप का रूप धारण कर लेता है। इस बर्तन में से टोटल पानी है वो भाप बनकर यहाँ पर उड़ जाता है वाष्प के रूप में, और जो बाकी रह जाता है यानी कि कुछ मात्रा में यहाँ पर जल के कण रह जाते हैं इसमें, किसके साथ में, नमक के साथ में। नमक के साथ में जब कुछ जल के कण यहाँ पर रह जाते हैं तो नमक यहाँ पर किसके रूप में प्राप्त होता है, अपने को क्रिस्टल के रूप में प्राप्त होता है। और क्रिस्टल के रूप में प्राप्त होने के कारण ही इस विधि को अपन यहाँ पर कौन सी विधि कहते हैं, क्रिस्टलन विधि कहते हैं। उसके बाद में यदि अपन बात करें आसवन विधि की, आसवन क्या है, आसवन के द्वारा यहाँ पर किन पदार्थों को यहाँ पर या मिश्रण को किस प्रकार यहाँ पर अलग अलग या पृथक कर सकते हैं अपन, उसके बारे में यदि देखें तो आसवन विधि में यदि देखा जाए तो द्रवों के मिश्रण को यहाँ पर पृथक यहाँ पर किया जाता है। पर यहाँ पर शर्त ये है कि जो भी द्रव्य पाए जाते हैं यानी कि द्रवों को पृथक किया जाता है, पर द्रवों में यहाँ पर उसके क्वथनांकों में, क्वथनांक में अंतर, क्वथनांक में अंतर बहुत कम पाया जाता है। यानी कि वे द्रव्य जिनके क्वथनांकों में बहुत कम अंतर पाया जाता है उसको आसवन विधि के द्वारा यहाँ पर अलग अलग किया जाता है। इस प्रोसेस में यदि अपन देखें तो यहाँ पर इसे संघनन भी कह सकते हैं, यानी कि संघनन विधि के द्वारा भी यहाँ पर अपन इन पदार्थों को अलग अलग कर सकते हैं। तीसरी प्रोसेस की बात करें, वो तीसरी प्रोसेस है अपनी ऊर्ध्वय पातन। ऊर्ध्वय पातन, ऊर्ध्वय पातन क्या है उसके बारे में यदि अपन बात करें तो पहले एक बार इसकी परिभाषा बताऊं क्वथनांक की, जिसके बारे में मैंने पिछली क्लास में, पिछली वीडियो में आपने देखा भी होगा कि क्वथनांक क्या है। जैसे यहाँ पर मैंने ये बता दिया कि पानी को यदि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर यदि गर्म किया जाए तो टोटल द्रव्य जो होता है यानी पानी होता है वो भाप का रूप धारण कर लेता है। उसी बिंदु को अपन क्वथनांक या क्वथन बिंदु यहाँ पर कहते हैं। ऊर्ध्वय पातन की यदि बात करें तो मैं बताऊं कि पदार्थ है वो 3 अवस्थाओं में पाया जाता है यहाँ पर, ठोस, द्रव्य और गैस। यदि कहूँ मैं कि ठोस मेरे पास है, उस ठोस को मैं यदि गर्म करूँ या उष्मा दूँ तो उष्मा देने के फलस्वरूप वो डायरेक्ट यदि गैस में बदल जाए या रूपांतरित हो जाए या परिवर्तित हो जाए, उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं अपन, ऊर्ध्वय पातन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें अपन, कपूर है, नेफ्थलीन है, एंथ्रासीन है, बेंजोइक अम्ल है, बेंजोइक अम्ल, ये एग्जाम्पल जो हैं यदि अपन देखें। इसके अलावा यदि अपन देखें तो अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड। याद रखना बेटा, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा भी जाता है कि प्रकृति में ऐसे कौन से यहाँ पर यौगिक या मिश्रण पाए जाते हैं या तत्व पाए जाते हैं जो ऊर्ध्वय पातित हैं। तो कपूर, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, बेंजोइक अम्ल, अमोनियम क्लोराइड, इनको डायरेक्ट यदि अपन ठोस, यदि प्रकृति में यदि ठोस मात्रा में है तो उनको यदि गर्म करेंगे, उष्मा देंगे तो वो डायरेक्ट किस में चेंज हो जाते हैं, यहाँ पर गैस में चेंज हो जाते हैं। और गैस को वापस यदि अपन ठंडा करेंगे, ये तीर का चिन्ह वापस देखो, गैस को यदि वापस अपन ठंडा करेंगे तो ठंडा करने के फलस्वरूप वो डायरेक्ट है वो ठोस में यहाँ पर परिवर्तित हो जाते हैं। तो ऐसे पदार्थ हैं वो ऊर्ध्वय पातित वस्तुएं या ऊर्ध्वय पातित यहाँ पर तत्व कहलाते हैं। उसके बाद में यदि अपन बात करें तो उसके बाद में आता है अपना चौथा, प्रभाजी आसवन। प्रभाजी आसवन, प्रभाजी आसवन क्या है? प्रभाजी आसवन में यदि अपन बात करें तो प्रभाजी आसवन में किन मिश्रणों को यहाँ पर अलग अलग किया जाता है? तो प्रभाजी आसवन की मैं परिभाषा बताऊँ आपको कि इसके द्वारा ऐसे मिश्रित द्रवों का, मिश्रित जो भी द्रव्य होते हैं, इसमें भी यहाँ पर द्रव्य ही देखे थे आसवन में, और प्रभाजी आसवन में भी अपन बात करेंगे यहाँ पर द्रवों की। इसमें ऐसे द्रवों को यहाँ पर पृथक्करण किया जाता है जिनके क्वथनांकों में यहाँ पर बहुत ही कम अंतर होता है। यानी कि इनके भी क्वथनांकों में बहुत ही कम अंतर था और इनके भी क्वथनांकों में कम अंतर जिनमें पाया जाता है उनका पृथक्करण यदि देखा जाए तो वो यहाँ पर प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा यहाँ पर किया जा सकता है। जैसे बात करें अपन कि पृथ्वी से निकाले गए खनिज,
पृथ्वी से निकाले खनिज, जिसमें यदि बात करें अपन द्रव्य पदार्थों की या द्रव्य खनिजों की, तो द्रव्य खनिज में आते हैं यहाँ पर डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, पैराफिन, मोम। इनका यदि पृथक्करण पूछा जाए तो वो कौन सी विधि के द्वारा यहाँ पर किया जाता है? प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा यहाँ पर किया जाता है, जो यहाँ पर वायुमंडल में नहीं मिलते हैं बल्कि पृथ्वी के अंदर यहाँ पर मिलते हैं, वो खनिजों के रूप में यहाँ पर मिलते हैं। और ये कार्बन के अपरूप ही यहाँ पर डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, पैराफिन, मोम आदि का पृथक्करण यदि किया जाए तो यहाँ पर प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा ही किया जाता है। प्रभाजी आसवन के बाद में यदि अपन बात करें तो अगली प्रोसेस जो आती है या पांचवी विधि जो आती है वो आती है वर्ण लेखन। वर्ण लेखन क्या है यदि अपन बात करें, यानी कि कोई भी अधिशोषित होने वाले, अधिशोषित यानी कि प्रकृति में जिनका अधिशोषण यहाँ पर किया जा सकता है, ऐसे अधिशोषित होने वाले यहाँ पर जो भी पदार्थ होते हैं उनका पृथक्करण करने के लिए यहाँ पर वर्ण लेखन विधि यहाँ पर काम में ली जाती है। उसके बाद में अपन बात करेंगे यहाँ पर भाप आसवन। छठवीं प्रोसेस या छठवीं विधि जो है वो है अपनी भाप आसवन। भाप आसवन के द्वारा किन पदार्थों का पृथक्करण यहाँ पर आसानी से किया जा सकता है, उसके बारे में यदि आप बात करोगे तो ऐसे कार्बनिक पदार्थों का यहाँ पर इसमें शुद्धिकरण किया जाता है जो यहाँ पर अघुलनशील, यानी कि किसमें? जल में अघुलनशील, जल में अघुलनशील, अघुलनशील यानी कि जो जल में तो यहाँ पर क्या होते हैं? अघुलनशील होते हैं, उनका पृथक्करण यदि देखा जाए, परंतु वाष्प के साथ में यहाँ पर क्या हो जाते हैं? वाष्पशील। वाष्प के साथ वाष्पशील जो भी पदार्थ या मिश्रण होते हैं उनका पृथक्करण यहाँ पर भाप आसवन विधि के द्वारा यहाँ पर आसानी से अपन यहाँ पर कर सकते हैं। ये विधि है। उसके बाद में अपन बात करेंगे यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान इकाई और मोल संकल्पना। क्या है मोल संकल्पना? अर्थात यहाँ पर बात करें अपन परमाणु द्रव्यमान इकाई। परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या है? परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या है? परमाणु द्रव्यमान इकाई यानी कि परमाणु के बारे में बात कर ली। द्रव्यमान का मतलब होता है यहाँ पर वजन या भार, और इकाई क्या है इसकी इकाई? इसके बारे में यदि अपन बात करें तो उसकी शॉर्ट डेफिनेशन की बात करूँ यहाँ पर कि कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान, याद करो यहाँ पर कि कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान, अर्थात कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को, के 12वें भाग को यहाँ पर यदि देखा जाए तो क्या कहा जाता है? परमाणु द्रव्यमान इकाई कहा जाता है। याद करना यहाँ पर कि परमाणु द्रव्यमान इकाई किसे कहते हैं? तो परमाणु द्रव्यमान की परिभाषा है कि कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को यदि कहा जाए तो वो कहा जाता है यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान इकाई। उसके बाद में बात करें अपन परमाणु द्रव्यमान की, यानी कि कोई भी परमाणु है उस परमाणु का द्रव्यमान है वो क्या होता है? किसके इक्वल हो यहाँ पर होता है? तो परमाणु द्रव्यमान की परिभाषा भी याद करो यहाँ पर क्या है कि किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान एक वह संख्या है जो ये बताती है कि उस तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान, यानी कि कोई भी तत्व है कि तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान, यानी कि प्रकृति में कोई भी तत्व यदि पाया जाता है तो उस तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान के, कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान के, कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग से कितना गुना भारी है? कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान से, द्रव्यमान के 12वें भाग से कितना गुना भारी है, उसी संख्या को यहाँ पर क्या कहा जाता है? परमाणु द्रव्यमान यहाँ पर कहा जाता है।
अब परमाणु द्रव्यमान के बाद में यदि बात करें कि प्रकृति में कौन कौन से तत्व हैं, इनका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, उसके लिए मैं एक टेबल की बात करूं तो टेबल में यदि बात करें तो यहाँ पर प्रकृति में पाए जाने वाले मुख्य मुख्य तत्व है, जिसमें से आज बात करेंगे यानी कि आज तक यदि देखा जाए तो यहाँ पर 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। उनमें से आज बात करेंगे अपन यहाँ पर ओनली फॉर 118 तत्वों में से 30 तत्वों की। 30 तत्व कौन कौन से हैं, जिसके मैं क्रम से यहाँ पर लिख रहा हूँ, क्रम संख्या, दूसरी यहाँ पर प्रतीक लिख रहा हूँ मैं तत्वों का, और प्रतीक के साथ में उनका नाम। और पहले कुछ तत्वों के मैं यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान की भी बात करूँ कि परमाणु द्रव्यमान है वो कितना पाया जाता है, तो वो परमाणु द्रव्यमान क्या है, कितना होता है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। जिसमें क्रम से यदि अपन देखें तो कौन सा तत्व है कौन से नंबर पे यहाँ पर आता है, उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, उसको इस प्रकार व्यवस्थित कैसे कर रखा है यहाँ पर, उसके बारे में अपन यहाँ पर बातें करेंगे आगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दौरान। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यदि अपन बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले पीरियोडिक टेबल के बारे में अपन बात करेंगे। तो पहला तत्व है यहाँ पर H, दूसरा He, Li, Be, Bc, NO, F, Ne। ये मैंने यहाँ पर प्रतीक लिखे हैं, यानी कि अल्फा बीटा के अकॉर्डिंग नहीं लिखे, बल्कि इनके द्रव्यमान के अकॉर्डिंग लिखे कि जो सबसे हल्का है उसको सबसे पहले यहाँ पर व्यवस्थित कर रखा है अपने आवर्त सारणी में। जो 118 तत्व हैं उन 118 तत्वों में से यहाँ पर बात कर रखी है। तो H का नाम यदि देखा जाए तो H का नाम है यहाँ पर बेटा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। He का नाम है यहाँ पर हीलियम, Li का है लिथियम, Be का नाम है बेरेलियम, B का नाम यदि देखा जाए तो वो है बोरॉन, C का यदि नाम देखा जाए तो वो है कार्बन। कार्बन के बाद में N का नाम है यहाँ पर नाइट्रोजन, O का मतलब है यहाँ पर ऑक्सीजन, F का मतलब है फ्लूओरीन, Ne का लास्ट यानी कि 10वां यदि अपन देखें तो Ne, नियॉन। नियॉन एक अक्रिय गैस है, उसके बारे में अपन बातें करेंगे। यहाँ पर अब बात करनी है अपने को परमाणु द्रव्यमान की। हाइड्रोजन की यदि बात करें तो प्रकृति में सबसे हल्का तत्व है। यहाँ पर इसका परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो सबसे कम होता है, वो होता है यहाँ पर 1.008, यानी कि इसमें प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के अकॉर्डिंग इसका परमाणु द्रव्यमान निकाल रखा है। वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं का योग जो होता है वो परमाणु द्रव्यमान कहलाता है, उसके बारे में बातें करेंगे अपन। हीलियम की बात करें तो हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है। हाइड्रोजन में एक ही यहाँ पर न्यूट्रॉन प्रेजेंट होने यानी कि न्यूट्रॉन एब्सेंट बल्कि प्रोटॉन है वो प्रेजेंट होने के कारण यहाँ पर इसका परमाणु द्रव्यमान 1.008 होता है। हीलियम की बात यदि करें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं के आधार पर इसका परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो होता है यहाँ पर 4.003। इसके बाद में बात करें अपन लिथियम की, तो लिथियम का परमाणु द्रव्यमान जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के आधार पर 6.940। बात करें अपन बेरिलियम की, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक यहाँ पर 4 है और 4 के अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो इसका परमाणु द्रव्यमान होता है 9.013। 9.103 के बाद में 013 के बाद में यदि बात करें अपन बोरोन की, बोरोन का परमाणु क्रमांक यहाँ पर है 5 और 5 के अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो इसका द्रव्यमान होता है यहाँ पर 10.82। उसके बाद में बात करें अपन कार्बन की, कार्बन जो प्रकृति में 6 नंबर का तत्व है, प्रतीक C होता है। इसमें यदि इसका द्रव्यमान की बात करें तो परमाणु द्रव्यमान होता है 12.011। अगला तत्व नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 और परमाणु द्रव्यमान की यदि बात करें तो 14.005 या समथिंग यहाँ पर होता है। उसके बाद में बात करें अपन ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक यदि देखा जाए तो 8 और परमाणु द्रव्यमान यदि देखा जाएगा तो वो है 15.999। उसके बाद में 9वां तत्व है अपना फ्लोरीन, और फ्लोरीन का यदि अपन परमाणु द्रव्यमान देखेंगे तो फ्लोरीन का है यहाँ पर 19.00। लास्ट में बात करें अपन नियोन की, नियोन का परमाणु क्रमांक यहाँ पर है 10 और परमाणु द्रव्यमान यदि देखा जाएगा तो वह है अपना 20.183।
ये 1 से 10 तक के तत्व जो हैं उनका परमाणु क्रमांक, उनके प्रतीक, उनका नाम और परमाणु द्रव्यमान अपन ने देख लिया। अब बात करें अपन 11वें तत्व से 20वें नंबर के तत्व की, तो 11 से 20 तक के जो भी तत्व हैं वो कौन कौन से हैं, इनका नामकरण है वो क्या है, इनके प्रतीक क्या हैं, उनके बारे में अपन बात करेंगे। जिसमें यदि बात करें तो सबसे पहला तत्व है, यहाँ पर दोबारा एक बार रिवीजन कर लो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लूओरिन, नियोन। 11वां तत्व है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। ये 20 तत्व यहाँ पर है आपके सामने। जस्ट इनके नाम में यहाँ पर लिख रहा हूँ। Na का नाम यहाँ पर होता है सोडियम, Na का नाम है यहाँ पर बेटा सोडियम, जिसे लैटिन भाषा में यदि देखा जाए तो वो पुकारा जाता है नेट्रियम। अगला तत्व है Mg, जिसका नाम है यहाँ पर मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। उससे अगला बात करें Al का, तो Al का नाम है यहाँ पर एल्यूमिनियम। उससे अगले तत्व की बात करें Si का, तो नाम है यहाँ पर सिलिकॉन। P का मतलब है यहाँ पर फास्फोरस, फास्फोरस। उससे अगला S, जिसका नाम है यहाँ पर सल्फर। Cl का नाम है यहाँ पर क्लोरीन। और क्लोरीन के बाद में बात करें Ar की, तो आर्गन, ये भी एक अक्रिय गैस है। K का मतलब है पोटेशियम, पोटेशियम, या जिसका लैटिन नाम लिखा जाए तो वो है यहाँ पर केलियम, केलियम। पोटेशियम है, केलियम, और Ca का नाम है यहाँ पर कैल्शियम। ये 20 तत्व आपके सामने, जिनका नामकरण आपने देख लिया, इनके प्रतीक आपने देख लिए क्या क्या नाम है। जिसमें यहाँ पर 11 नंबर वाला तत्व देखा है, जिसका नाम है यहाँ पर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। उसके बाद में जस्ट यदि अपन देखें तो वो 21 नंबर वाले तत्व से मैं बात कर रहा हूँ। 21 नंबर यानी कि इनका परमाणु द्रव्यमान मैंने आपको नहीं बताया है, पर परमाणु द्रव्यमान आप देख लेना, नॉर्मली है। ज़्यादातर 1 से लेकर 10 तक के तत्वों का यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान यदि पूछे कोई छोटी मोटी एग्जाम में तो वो पूछ सकता है, बाकी बहुत ही कम बार पूछा जाता है। यहाँ पर अगला तत्व यदि बात करें 21 नंबर से, तो 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और ये 30। ये 30 तत्व है जिनके परमाणु क्रमांक यानी कि क्रम संख्या मैंने लिख दी, परमाणु क्रमांक यहाँ पर हो गए। प्रतीक में यदि बात करें तो प्रतीक में मैंने एक शॉर्ट तरीके से यहाँ पर इसको याद कर रखा है, और उसका मैं फॉर्मूला भी आपको बताऊँगा जिससे आपको आसानी रहे याद करने में। जैसे कि स्कीम, टाई, वाली, क्यों, मानी, फिरे, कोई, निकला, कॉपर और जिंक। आगे पीछे हो गए हैं स्कीम, टाई, वाली, क्यों, मानी, फिरे, कोई, निकला, कॉपर और जिंक। इनके नाम भी मैं बताऊं आपको। स्कीम, स्कैंडियम, स्कैंडियम। उसके बाद में टीआई का नाम है टाइटेनियम। उसके बाद में वी का है वेनेडियम। सीआर का है क्रोमियम। उसके बाद में एमएन का है मैग्नीज। उसके बाद में एपी फेरस, आयरन या लोहा। उसके बाद में बात करें अपन सीओ की, तो सीओ का नाम है यहाँ पर कोबाल्ट। एनआई का है निकल। सीयू का है कॉपर और जेडएन का है जिंक। ये जो 30 तत्व हैं इसमें से 21 से 30 वाले की मैंने बात की यहाँ पर, जिसका शॉर्ट फॉर्मूला यानी कि सूत्र के रूप में यदि इनको याद करो तो सूत्र लिख लेना। यहाँ पर एग्जाम में मत लिख देना बेटा। यहाँ पर सूत्र है यहाँ पर स्कीम, टाई, वाली, क्यों, मानी, फिरे,
कोई निकला, कॉपर और जिंक। ये जो 30 तत्व हैं, इन 30 तत्वों के बारे में बात कर ली। ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे सिंपली लैंग्वेज में यदि देखो तो 21 से 30 वाले तत्वों को याद करो तो उसका तरीका है स्कीम टाई वाली, क्यों मानी फिरे, कोई निकला, कॉपर और जिंक। ये तत्व हैं, इनको याद कर लेना। इसी के आधार पर अपन अगली क्लासों के बारे में भी देखेंगे। क्या है, कौन कौन से तत्व है, इनका परमाणु क्रमांक किस प्रकार रखा गया है, इनको इस प्रकार क्यों व्यवस्थित किया गया, उसके बारे में अपन देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय मां शारदे, जय हिंद, जय भारती। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद।